जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 1000 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। जीके जीएस साइंस करेंट अफेयर्स की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, टाइम को भी न वेस्ट किया, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? ये चौथा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? ये दूसरा है, ठीक है। एशिया में दूसरा और विश्व में चौथा स्थान है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। विश्व में प्रथम रेल 1825 में चली थी, जो कि इंग्लैंड में चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? ये 1824 ईस्वी में अलग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? देखिए, 1884 से 85 के बीच कोलकाता में ये मेट्रो रेलवे का शुभारंभ हुआ था, ठीक है, जो कि भूमिगत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? ये 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ये पेरम्बूर चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये हुसैनपुर कपूरथला में है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1988 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। ये दो ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? ये उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, ये मेघालय में रेल मार्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी परिचालन किस राज्य में हो रहा है? देखिए, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है कोंकण रेल मार्ग श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने परसेंट विद्युतीकरण है? देखिए, कुल 30% विद्युतीकरण है, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ये 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? कुल 1.676 मीटर है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में प्रथम विद्युत रेल चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन है? ये डेक्कन क्वीन, जो कि विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? ये फेरी क्वीन कोयले से चलने वाला सबसे पुराना इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल रेल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना परसेंट भाग रेलवे में कार्यरत है? देखिए, कुल 40% रेलवे में कार्यरत हैं। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? ये भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है माल परिवहन के लिए। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? ये दिल्ली से बेंगलुरु को चली थी। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच वृंदावन एक्सप्रेस चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के बीच मध्य कितनी दूरी तय की थी? ये 34 किलोमीटर दूरी तय की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा
और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने दो सदन है? कुल 2 सदन है। संसद के किन सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ये लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? ये राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? ये राष्ट्रपति है तीसरा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? देखिए, कुल 6 मंथ का अंतराल होता है। 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कुल 6 मंथ का अंतराल होता है। भारतीय संसद को कौन भंग करता है? देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा ये भारतीय संसद को भंग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? ये न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में दोनों की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? कुल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? ये कभी नहीं करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कुल 2 बार आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ये राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं। ठीक है, अध्यक्षता ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? ये शून्यकाल भारत की देन है। संसदीय प्रणाली की शून्यकाल प्रथा भारत की देन है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? ये प्रश्नकाल प्रथम विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को ये दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? ये संसद के द्वारा सांसदों के वेतन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? ये 1989 ईस्वी में हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? ये 17 अप्रैल 1952 से रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? देखिए, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ब्रिटिश भारत में लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? ये संसद का होता है। ठीक है, अभी न्यू संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? देखिए, लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, ये कभी भी विघटन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? देखिए, मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? देखिए, मोतीलाल नेहरू और वी आर दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना
की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 के अधिनियम में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1942 ईस्वी में को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को समर्पण के लिए राजी किसने किया था? ये सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ये जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? ये कलकत्ता में मनाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन से हैं? ये श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दूरी तय करके किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश भारत से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि लौटा दी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये इलाहाबाद में की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? ये सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हरिपुरा में हुआ था। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? देखिए भारत सरकार और विदेशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था, आपको याद रखना है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? देखिए इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही कारण था कि बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ये बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? ये अहमदाबाद के निकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? आपको बताना है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए 1773 ईस्वी में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पॉलिटी के यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं।
रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, कंपनी की भारतीय सतह पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, ये उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को किस प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर को मद्रास, बम्बई और बंगाल प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? देखिए, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रांतीय सरकारों पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया था? ये गवर्नर जनरल को नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसी युद्ध संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार दिए गए थे? देखिए, गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिए गए थे। युद्ध संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस प्रांत का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया था? देखिए, ये बंगाल में निहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल के शासन के लिए बनी 4 सदस्यीय परिषद का निर्णय किस प्रकार से लिया जा सकता था? देखिए, बहुमत से ये लिया जाता था। ठीक है, 4 सदस्यीय परिषद का निर्णय ये बहुमत से लिया जाता था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासन के लिए बनी 4 सदस्यीय परिषद में किसे गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? देखिए, 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? देखिए, 1919 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 के द्वारा लाया गया था, आपको याद रखना है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ये व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? देखिए, प्रांतों में दोहरा शासन, ये सुधार का प्रावधान था। ठीक है, ये हुआ कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 ईस्वी में। प्रांतों में दोहरा शासन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1946 का कैबिनेट मिशन कितने मंत्रियों से गठित था? देखिए, ये 3 मंत्रियों से गठित था, आपको याद रखना है, 3 मंत्रियों से गठित था। पाकिस्तान बनाने की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में सम्मिलित थी? नहीं थी सम्मिलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान लागू होने तक शासन किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था? देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? देखिए, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में ये केंद्र में द्वैध शासन द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ये भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909 में दी गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? देखिए गवर्नर जनरल को ये दिया गया था, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। 1922 में किसके द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये महात्मा गांधी के द्वारा ही इच्छा व्यक्त की गई थी 1922 में, आपको याद रखना है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई थी 1924 ईस्वी में, आपको याद रखना है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए एम एन रॉय के द्वारा ये औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। संविधान सभा के विचार ये औपचारिक रूप से एम एन रॉय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन साइमन आयोग का गठन किया गया था। भारत में साइमन आयोग का व्यापक विरोध क्यों किया गया था? देखिए क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही मुख्य कारण था कि साइमन आयोग का व्यापक विरोध किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में प्रथम हुआ था, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 ईस्वी में। द्वितीय में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। द्वितीय 31 में अभी हम बता चुके हैं, ठीक है। तृतीय 1932 में ये भी बता चुके हैं, ठीक है। फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। किस वर्ष ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था? मार्च 1932 में किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद है? आपको बताना है कितने अनुच्छेद 1935 के अधिनियम में। देखिए कुल 321 अनुच्छेद थे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थे? कुल 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये किया गया था, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों को सम्मिलित अनिवार्य था? देखिए ये ब्रिटिश भारत के प्रांत के सम्मिलित अनिवार्य था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलित उनके राजाओं की इच्छा पर निर्भर था? देखिए देशी रियासतों की ये सम्मिलित उनकी राजाओं की इच्छा पर निर्भर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था? देखिए संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल की गई थी? देखिए 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ ये शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में शामिल 3 सूची कौन कौन सी है? देखिए संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ थी, ठीक है। 7वीं अनुसूची में शामिल संघ सूची में कितने विषय थे? कुल 59 विषय थे। 7वीं अनुसूची में शामिल प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? कुल 54 विषय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? ये कुल 36 थे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देशी रियासतें किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी? देखिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये देशी रियासत को शामिल किया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ तथा केंद्र में से कहाँ द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? देखिए ये केंद्र में स्थापना की गई थी द्वैध शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसको व्यापार शक्तियाँ प्रदान की गई थी? ये गवर्नर जनरल को व्यापार शक्तियाँ प्रदान की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस तरह की विधायिका की स्थापना की गई थी? देखिए द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदन कौन कौन से थे? आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदन कौन कौन से थे? देखिए राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ये 2 थे, ठीक है, 2 सदन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदनों में से उच्च सदन कौन सा था? ये राज्य परिषद, ये सबसे उच्च था, ठीक है। अभी भी राज्यसभा उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदनों में से निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा था। अभी कौन सा है? अभी लोकसभा निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ये 2
थी। राज्य परिषद की कुल 260 सदस्यों में से कितने सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे? ये 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। ठीक है। राज्य परिषद की कुल 260 सदस्यों में से कितने सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 104 था। ठीक है। केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 375 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 375 थी। केंद्रीय विधानसभा की कुल 375 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांत से चुने गए थे? देखिए 250, कुल 250 सदस्य प्रांतों द्वारा चुने गए सदस्य थे। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद को नाम दिया गया था। देखिए उच्च सदन नाम दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानसभा को क्या नाम दिया गया था? ये निम्न सदन नाम दिया गया था। अभी भी उच्च सदन निम्न सदन है, लोकसभा राज्यसभा करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीय शासन ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की सरकार को कार्यान्वित किया गया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कार्यान्वित किया गया था। किस अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था। भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किए जाने चाहिए की मांग किस वर्ष में उठी थी? 1922 ईस्वी में उठी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किए जाने की मांग किसके द्वारा? ये महात्मा गांधी के द्वारा उठाया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किए जाने की मांग किस आंदोलन के दौरान उठाई गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान ये उठाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अपनी संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? देखिए 1924 में प्रस्तुत किया गया था। भारत की अपनी संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस ने भारतीय संविधान की मांग किस वर्ष में की थी? 1939 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई थी। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा था? देखिए मार्च 1946 ईस्वी में भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा भारत को क्या बनाने का प्रस्ताव किया गया था? संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया था। भारत में अंतरिम सरकार के गठन की अनुशंसा किसने की थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। डेट आपको याद रखना है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। भारत में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री से जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री किनके अधीन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री किनके अधीन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन था। ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरिम सरकार में श्री राजा गोपालाचारी को कौन सा मंत्रालय मिला था? ये शिक्षा मंत्रालय मिला था। श्री राजा गोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसके अधीन था? देखिए लियाकत अली के अधीन था वित्त मंत्रालय। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, आपको याद रखना है। संविधान सभा का चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था? कुल 296 सीट के लिए हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट मिले थे? 208 सीट मिले थे। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीट मिले थे? कुल 73 सीट मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के चुनाव में निर्दलीयों को कितने सीट मिले थे? कुल 8 मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव में छोटी पार्टियों को कुल कितने सीट मिले थे? कुल 7 छोटी पार्टियों को सीट मिले थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कान्हे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। लाभ का पद परिभाषित हुआ था, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये लाभ का पद परिभाषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से ली गई है? देखिए ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करके करता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य देखिए केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, आपको याद रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होगा तब तक ये इनका कार्यकाल रहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षक करता है? ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। ठीक है। इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर ये किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है? ये सही होगा, हाँ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर होगा 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य थे? देखिए कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। ये लोकसभा से चुने जाते हैं। संसद की समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है, आपको याद रखना है। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। इसमें कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? कुल 7 थी। ठीक है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ये सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में ये उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया था? देखिए संसद की नियम समिति की सिफारिश पर किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? कुल 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है? देखिए नियम समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना है। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 45 सदस्य होते हैं। कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति ये विभिन्न विषयों पर चर्चा का समय निर्धारण करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? देखिए प्राक्कलन समिति के, हम ऊपर बता चुके हैं कि लोकसभा से ही ये प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति ये कार्य करती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, आपको याद रखना है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? देखिए AK चंदा को बनाया गया था। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये आपको अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा केंद्र परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? देखिए कार्यपालिका के ये व्यय पे नियंत्रण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? देखिए संघ तथा राज्य सरकार के लिए ये काम करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अधिकारी होता है जो कि भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, आपको याद रखना है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? अभी ऊपर बताए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में ये निहित होती है। भारत के संपरीक्षा में लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? देखिए भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये प्रधान होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? देखिए नीति निर्देशक तत्व ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है। UPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन थे? जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत में प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन थे। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी जो कि एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? देखिए विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, इस रूप में हम वर्णन कर सकते हैं। आप कैसा करेंगे आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? देखिए धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ये मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली ये इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली ये मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, संविधान में निहित है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था? केशवानंद भारती वाद में ये मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ये उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। भारत के प्रधानमंत्री देखिए नियुक्त होते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? देखिए राष्ट्रपति के द्वारा उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए अनंत शयनम अयंकर ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा महासचिव को लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है आपको बताना है। देखिए ये स्पीकर के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन से? देखिए के.एस. हेगड़े थे, जो कि इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रथम स्पीकर थे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति तो कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये नरगिस दत्त थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको पास है? ये राष्ट्रपति को पास है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। योजना आयोग है एक, क्या है? असंवैधानिक निकाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? देखिए परामर्शदात्री संस्था ये योजना आयोग का स्वरूप है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है राष्ट्रपति विकास परिषद, जो कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये नीति आयोग की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सा राय देता है? ये वित्त आयोग राय देता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। देखिए वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ये प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ये कनाडा के द्वारा अपनाया गया था संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तो ग्रहण किए गए हैं। देखिए आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ये राज्यपाल में निहित होती हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उस टाइम, ठीक है। अगर दोनों पद खाली हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में होंगे, ठीक है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। देखिए इस टाइप का एक बार हुआ था कि दोनों पद एक बार खाली था। एम हिदायतुल्लाह जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो राष्ट्रपति के पद पर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एक वोटेड जनरल जो कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देते हैं, ठीक है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल, ये राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल आपको याद रखना है, जो कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? देखिए मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान ये दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया था? एम हिदायतुल्लाह, भी ऊपर हम बता चुके हैं, ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के
अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत है ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लिए अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में वित्तीय राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। देखिए 5वीं अनुसूची में ये विशेष उपबंध है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये रखा गया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में संपन्न हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? केवल एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल ये उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को यह प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के जो भी मामले होते हैं उसे भारत का उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? देखिए ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये सीधे नियंत्रित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन के अंदर ये लौटा दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ये संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु है। ठीक है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? देखिए 1/3 सदस्य जो कि विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को ये समाप्त किया जा सकता है। ये राज्यों की इच्छा अनुसार है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, के बीच स्थित हिमालय को हुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार है 320 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है पंजाब हिमालय कहा जाता है, जिसका विस्तार है 560 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए। नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य स्थित है? काली और तीस्ता नदी के मध्य ये नेपाल हिमालय का विस्तार है, जिसका विस्तार है 800 किलोमीटर। ठीक है, तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य असम हिमालय स्थित है, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जिसका लंबाई है 800 किलोमीटर। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में फैली हुई हैं? देखिए इसका विस्तार है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, ये तीनों स्टेट में अरावली पर्वत श्रेणियाँ
फैली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? देखिए, विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन किन राज्यों में है? देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला विस्तृत हैं। आपको याद रखना है ये चारों स्टेट का नाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपूर्णा पर्वत श्रृंखला का जो भाग मध्य प्रदेश में है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है सत्यपूर्णा पर्वत श्रृंखला को। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपूर्णा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपूर्णा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्य में अवस्थित है? ये महाराष्ट्र में अवस्थित है अजंता पर्वत श्रृंखला। ठीक है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन राज्यों में है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ज्योग्राफी से ज़्यादातर मैपिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? ये पटकाई पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। पटकाई पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में फैली हुई है? देखिए, ये राज्य का नाम आपको याद रखना है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्य में पटकाई पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जावेदी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है जावेदी पहाड़ी, आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी, जिसका ऊंचाई है 2696 मीटर, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में है? देखिए, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में ये नीलगिरी पहाड़ी विस्तृत हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ियाँ कौन सी हैं? ये कार्डेमम पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है? केरल और तमिलनाडु, ये दो राज्यों में इलायची यानी कि कार्डेमम पहाड़ी विस्तृत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराई पहाड़ियाँ किन राज्यों में अवस्थित हैं? ये तमिलनाडु के सेलम में अवस्थित हैं सेवराई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा? ये महेंद्रगिरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये अन्नामुडी, जो कि पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है। पालनी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है पालनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नारचो, जो कि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दक्कन का पठार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ का पठार। थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। ठीक है, नासिक और मुंबई थाल घाट दर्रा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये भोर घाट दर्रा, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किसके बीच संपर्क मार्ग बनाता है? देखिए, कोयम्बटूर और कोचीन के मध्य तमिलनाडु को केरल से ये पालघाट दर्रा संपर्क मार्ग बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ये केनरा तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के क्षेत्र को केनरा तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक तटीय भाग क्या कहलाता है? ये कोरोमंडल तट कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तटीय क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? ये गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तटीय क्षेत्र को गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? ये सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई शहर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी पर स्थित है व्हीलर द्वीप। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से अभी जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑल्डरेल द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये लक्षद्वीप में ऑल्डरेल द्वीप स्थित है। ये सारे लोकेशन आपको याद रखना है। लक्षद्वीप में हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है? ये अगाती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा, जो कि लक्षद्वीप के सभी द्वीप समूह पर बोली जाती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? देखिए भाखड़ा बांध, जिसकी ऊंचाई है 225.55 मीटर, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाखड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलज नदी, जो कि पंजाब में है, यहाँ पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया था? देखिए 1946 से शुरू हुआ और 1963 में ये पूर्ण हो गया था। भाखड़ा बांध का निर्माण 46 में शुरू हुआ और 1963 में ये पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ये टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देखिए भागीरथी और विलांगना के संगम पर, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध से किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 स्टेट का नाम आपको याद रखना है। टिहरी बांध से पेयजल प्राप्त होता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 26 किलोमीटर, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा, जो कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। सलाल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध है सलाल बांध परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये चिनाब नदी पर निर्मित है सलाल बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए बेतवा नदी पर ये रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, मध्य प्रदेश में, जो कि है ऊंचाई है 46 मीटर। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है मेट्टूर बांध, आपको याद रखना है। मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देखिए कावेरी नदी पर 1934 ईस्वी में मेट्टूर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? देखिए महाराष्ट्र में कोयना नदी पर ये कोयना बांध अवस्थित है, नाम से ही स्पष्ट है। इसका निर्माण हुआ था 1863 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? ये कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध निर्मित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। अलमाटी बांध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है अलमाटी बांध को, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंद बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए पंजाब राज्य के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है थिंद बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंद बांध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ये रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है थिंद बांध को। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? ये चंबल नदी, जो कि राजस्थान में है, जवाहर परियोजना स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथॉन और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये बराकर नदी पर मेथॉन और तिलैया बांध बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? ये झारखंड में बराकर नदी पर तिलैया बांध का निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथॉन बांध किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है मेथॉन बांध। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है? ये कावेरी नदी जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर कृष्ण सागर बांध है। सरदार सरोवर बांध का संबंध निम्न में से किस नदी पे है? ये नर्मदा नदी जो कि गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण है इस पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर बांध स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीझेलम बांध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर श्रीझेलम बांध है। अलमाटी हो गया, श्रीझेलम, नागार्जुन बांध, ये सारे कृष्णा नदी पर स्थित हैं। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये सोन नदी पर बाण सागर बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है, आपको याद रखना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर का संबंध किस राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश राज्य से है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरंगी बांध भारत के किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है वरंगी बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थानपा झाकरी बांध किस नदी पर निर्मित बांध है? ये सतलुज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में है स्थित है। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में है, जायकवाड़ी बांध बनाया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, ठीक है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से ज़्यादातर बनने वाले क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे, इसी क्लास को ध्यान से देखिए। फरक्का विराज किस राज्य में बनाया गया है? ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है जो कि गंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों के मध्य एक अंतर्राज्यीय परियोजना है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच राजघाट बांध परियोजना एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना निगम की परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? मेथॉन, पंचेट, तिलैया और कोनार, चारों का नाम याद रखना है आपको। मेथॉन, पंचेट, तिलैया और कोनार, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना में बांध शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हैं? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना किन परियोजनाओं से प्रेरित है? देखिए अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना है, उसी का कॉपी करके ये बनाया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उरी पनबिजली बांध किस नदी पर बनी हुई है? ये झेलम नदी पर बनी हुई है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है उरी पनबिजली बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? देखिए कल्लनई बांध तमिलनाडु जो कि कावेरी नदी पर है, ये भारत का सबसे पुराना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका जी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? देखिए गिरी नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित है, यहाँ पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? ये चेरुथोनी बांध सबसे छोटा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकड़ा-पारा परियोजना किस राज्य में है? ये गुजरात जो कि ताप्ती नदी पर है, काकड़ा-पारा परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी जो कि कर्नाटक में है, शिव समुद्र परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से है? ताप्ती नदी जो कि गुजरात में है, उकाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ओडिशा प्रथम स्थान पर है कोयला उत्पादन में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत में 890 किलोमीटर है मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई, ठीक है।
मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक नियंत्रण रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC, ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत द्वारा कब वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार किया गया? 1993 में ये स्वीकार किया गया था। 1993 में LAC को स्वीकार किया गया था। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत द्वारा वास्तविक रूप से ये 1993 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की भारत से कितनी सीमा लगती हैं? देखिए 3488 किलोमीटर ये चीन की भारत से सीमा लगती हैं। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं? देखिए 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं। ये चारों का नाम आपको याद रखना है। चारों राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 5 का नाम याद रखना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित में लद्दाख, जो कि चीन से सीमा बनाने वाले भारत के प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत उपमहाद्वीप और चीन के मध्य जल विभाजक बनाती है? देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो कि भारत उपमहाद्वीपीय और चीन के मध्य जल विभाजक बनाती हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? आपको बताना है भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। देखिए कुल 7 देश हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, सबका नाम याद रखिए। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं म्यांमार, ये 4 स्थलीय देश हैं जिसके साथ भारत अपना सीमा बनाता है। ठीक है, नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? कुल 5 राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये याद रखना है दूरी, 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाता है? भारत का बिहार राज्य, इसकी सीमा है 726 किलोमीटर, जो कि नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। देखिए ये लद्दाख है, जिसकी सीमा 3 देशों से, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, ये तीनों देशों के साथ लगने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार यानी कि बर्मा देश भारत से कितनी सीमा साझा करता है? ये 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, आपको याद रखना है। म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? देखिए कुल 4 राज्य सटे हुए हैं म्यांमार से। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसे याद रखिएगा चारों का नाम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ANMM, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है? कलादान नदी, जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 में अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणियां करती हैं? देखिए पर्वत श्रेणियों में आपका आ जाएगा खासी पटकाई और अराकानयोमा पर्वत, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी पटकोई और अराकानयोमा पर्वत श्रेणी, जो कि भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये अफगानिस्तान के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश की भारत से कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर ये अफगानिस्तान देश के साथ भारत की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? ये लद्दाख की सीमा लगती है, जो कि 106 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ये डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? देखिए 1996 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा, इन्हीं के नाम पर डुरंड रेखा नाम पड़ा है। 1896 में ये डुरंड रेखा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देखिए त्रिपुरा राज्य, जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कुल 856 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? देखिए शून्य रेखा, ये जीरो लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी, जो कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर है भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ये कुल 4 राज्यों से भूटान, ये सब याद रखना है आपको। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों से भूटान सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान देश भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है? असम से, जो कि 267 किलोमीटर सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य असम है भूटान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? ये श्रीलंका है सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने टाइम जोन है? केवल एक ही टाइम जोन है भारत में, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? देखिए इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मानक समय रेखा गुजरती हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की मानक समय रेखा का क्या नाम है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मानक समय रेखा का नाम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। मानक समय रेखा भारत की ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 5 राज्यों से गुजरती हैं। ये आपको स्टेट का नाम याद रखना है। ये ऑप्शन देके रहता है कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती हैं। गुजरने वाले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन में ज़्यादातर तमिलनाडु रहता है, जो कि गलत आंसर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा, ठीक है, जो कि भारत को 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध 2 भागों में भारत को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। क्लास को ध्यान से देखते रहिए। ज्योग्राफी से ज़्यादातर यहीं से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट का विस्तार है, आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट का विस्तार है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। क्लास को ध्यान से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे ज्योग्राफी से। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी समुद्री तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ऊंचाई है 2637 मीटर, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? ये दक्षिण एशिया में स्थित है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा छोटा अंडमान द्वीप कार निकोबार द्वीप से अलग होता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किन 2 स्थलों को पृथक करता है? ये कवारती और मिनी काय, पूछा गया क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। भारतीय
प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ये जम्बू द्वीप का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत के किन किन नामों का उल्लेख किया गया है? देखिए, भारत और इंडिया का ये उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 1 में भारत और इंडिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? देखिए, गोंडवाना लैंड का ये भाग था भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का नाविक था, इसके द्वारा भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने कब भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज की थी? देखिए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के काले तट के बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, 1498 ईस्वी में ये खोज की गई थी जलीय मार्ग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज किस व्यक्ति के द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? देखिए, अब पहला हो गया है। ठीक है, अब पहला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या, जो कि विश्व के कुल जनसंख्या का है, निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में? ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ये स्थित है भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक ये स्थित है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग के लिए किया जाता है, ये समय के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश रेखाओं से किसका पता चलता है? देखिए, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का पता चलता है, ये अक्षांश रेखाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत के उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल की खोज और नामकरण किसने किया था? देखिए, वुलक वर्कमैन, जो कि भारतीय देवी लक्ष्मी के एक नाम इंदिरा के नाम पर किया गया था। ठीक है, वुलक वर्कमैन के द्वारा ये किया गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, उत्तर इंदिरा कौल और दक्षिण इंदिरा पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य में स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि बृहद निकोबार में स्थित है। ठीक है। हाँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? की बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। पश्चिम बिंदु गुहार माथा। ठीक है, गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। पूर्वी की बिंदु और पश्चिमी गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार द्वीप तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक स्थित है। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? सही उत्तर है 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य की सीमा भारत की समुद्र तट से लगती हैं। 9 राज्यों में देखिए, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल, ये 9 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? देखिए, गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जो कि 1663 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जलीय सीमा सर्वाधिक है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक है, जो कि 1962 किलोमीटर है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो अंडमान निकोबार, राज्यों में गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, आपको याद रखना है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? ये उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखिए, कुल 8 राज्यों से लगती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, ये कुल 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती हैं, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अपनी जलीय सीमा कितने देशों से साझा करता है? देखिए, 7 देशों से साझा करता है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया के साथ ये भारत अपनी जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी जल और स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा करता है? देखिए, कुल 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जल सीमा साझा करता है। ठीक है, जल एंड स्थल सीमा पूछेगा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश हैं जिसके साथ भारत जल एवं स्थल सीमा दोनों साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? ये बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? ये पश्चिम बंगाल है, जो कि ज़्यादा सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा और लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? ये ग्रैंड चैनल है। ठीक है, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया देश का ये द्वीप है। लघु अंडमान के मध्य कौन सा सीमा बनाता है? ग्रैंड चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा बनाता है? 3,323 किलोमीटर। ठीक है, 3,323 किलोमीटर पाकिस्तान भारत से सीमा बनाता है। अफगानिस्तान कितना? 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सर्वाधिक भारत के किस राज्य से सीमा साझा करता है? ये राजस्थान से 1035 किलोमीटर। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, डुरंड भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, मैकमोहन भारत और चाइना। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित रेड क्लिफ रेखा कब से लागू हुई थी? देखिए, 17 अगस्त 1947 से। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और 17 अगस्त से ये रेखा लागू हुई थी। ठीक है, नियंत्रण रेखा किन 2 देशों के मध्य? ये भारत और पाकिस्तान के बीच है नियंत्रण रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सैन्य नियंत्रण रेखा को कब स्थापित किया गया था? देखिए, 2 जुलाई 1972 को ये स्थापित किया गया था। किस समझौते के तहत नियंत्रण रेखा को भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थापित किया गया था? ये शिमला समझौता 1972 के तहत भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऊपर अभी बता दिए हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में ये निर्धारित की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? ये अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत के किस स्थल को सफ़ेद हाथी के नाम से जाना जाता था? ये सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता था। ये सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है को किस नाम से जाना जाता है? ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। न्यूमुर द्वीप किन देशों के बीच विवाद का कारण है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है।
भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? ये 12 मील की दूरी पर स्थित है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? ये 24 मील तक है। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 मील तक 24 मील दूर तक स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वैज्ञानिक परीक्षण द्वीपों के निर्माण का अधिकार कितने समुद्री मील तक प्राप्त है? ये 200 मील तक प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, जो कि भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखते रहिए। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत में किस तट से औसत समुद्र तल मापा जाता है? ये चेन्नई के तट से औसत समुद्र तल मापा जाता है। ठीक है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर मैदान है? देखिए 43% भाग पर ये मैदान है। भारत के क्षेत्रफल के कितने % भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं? ये कुल 29.3% भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं। भारत के कितने % भूभाग पर पठार हैं? 27.7% भाग पर पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल 36 है। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? देखिए प्रवाल विधि से लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। डंकन जल संधि के बीच स्थित है? देखिए दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन जल संधि स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये पंबन चैनल अलग करता है। भारत के किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये कन्याकुमारी पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? तेथित सागर था। ठीक है, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर तेथित सागर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 880 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है? असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य में है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी पर? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ऊपर बता चुके हैं। माजुली द्वीप को असम सरकार द्वारा कब जिले के रूप में गठित किया गया था? देखिए 27 जून 2016 में असम का 35वां जिला बना है ये माजुली द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए तिब्बत जो कि चीन का अधिकार है, मानसरोवर झील चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है? कुल 3 देशों में, भारत, चीन एंड बांग्लादेश में ये प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल और सड़क पुल बोगीबील पुल किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में है वहाँ पर बोगीबील पुल स्थित है। ठीक है, रेल और सड़क पुल है। बोगीबील पुल की 2 स्थलों को जोड़ता है, असम के मेधाजी और डिब्रूगढ़ को ये जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका किस नदी पर बना है? देखिए लोहित नदी पर बना, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर बना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबर्णगिरी नदी, उद्गम है तिब्बत का पठार, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, बांग्लादेश से जमुना, पद्मा, गंगा के संगम से किस नदी का निर्माण होता है? आपको बताना है। बांग्लादेश में जमुना और पद्मा के संगम से किस नदी का निर्माण होता है? ये मेघना नदी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये जेमू ग्लेशियर जो कि सिक्किम में, यहाँ तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय अपवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ आती हैं। देखिए गंगा नदी, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ये अपवाह तंत्र के उदाहरण वाली नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। ये चीन जो कि तिब्बत में है, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है। दमचूक जो कि लद्दाख है, यहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है। देखिए 1114 किलोमीटर कुल लंबाई है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है कुल 2880, जो कि भारत में है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी भारत में बहने के बाद किस स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। दर्दिस्तान में ये प्रवेश करती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह शहर लद्दाख किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है लेह शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। चिनाब जो कि बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। चिनाब नदी का उद्गम भारत के किस राज्य में होता है। देखिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंद्रा और भागा नामक जलधाराओं से मिलकर किस नदी का निर्माण होता है। ये चिनाब नदी का ही निर्माण होता है। चंद्र और भागा नामक जो दो जलधाराओं से मिलकर चिनाब नदी का निर्माण होता है। किन पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य ये सिंधु नदी बहती है। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य है। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, आपको याद रखना है। पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते के अनुसार सतलुज, ब्यास और रावी का कितना % जल प्रयोग किया जाता है। कुल 20% जल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते के अनुसार सतलुज, ब्यास और रावी का 20% जल प्रयोग किया जाता है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र का कितना % जल का प्रयोग करता है। कुल 20% जल का प्रयोग करता है। ठीक है, चिनाब नदी किस स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। मिठान कोट जो कि पाकिस्तान में, यहाँ पर चिनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाती हैं, आपको याद रखना है। मिठान कोट जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब की सहायक झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये शेषनाग झील जो कि कश्मीर घाटी में है, यहाँ से चिनाब की सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। ये विस्तता जो कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम है, वैदिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर और वुलर झील की नदी के किनारे स्थित है। ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। भारत की किस नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है। ये रावी नदी का नाम पुरुषणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है। ये हिमाचल प्रदेश राज्य से होता है। कांगड़ा के बड़ा भंगाल से, ये कांगड़ा के बड़ा भंगाल जगह पे ये रावी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य होकर बहती है। देखिए पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के मध्य होकर बहती है रावी नदी। सतलुज नदी का उद्गम किस देश से होता है। ये चीन से होता है। मानसरोवर के समीप राकसताल झील से ये सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतलुज नदी जो कि पंजाब में स्थित है। यहाँ पर भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ठीक है, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य एशिया में मृतकों की नदी के नाम से जाना जाता है। ये सयूक नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है। सयूक नदी को मध्य एशिया में मृतकों की नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है। ये गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। देखिए वर्ष नवंबर 2008 में ये गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी, जिसका लंबाई है 2525 किलोमीटर, सबसे लंबी नदी है भारत की। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर भागीरथी के साथ जब अलकनंदा मिल जाती हैं तो वहाँ पर इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ये भागीरथी और भिलांगना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
टिहरी बांध, भागीरथी और भिलांगना नदी आपको याद रखना है। इन दो नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? देखिए हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ये अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम स्थित है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, आपको याद रखना है। यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये यमुनोत्री, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? देखिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। गंगा की ये सहायक नदी है गोमती नदी, यहाँ पर लखनऊ शहर स्थित है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? पटना, जो कि बिहार में है, यहाँ पर सोन नदी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए विंध्याचल पर्वत से ये बेतवा नदी का उद्गम होता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, उद्गम नेपाल में है, ये बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी। ठीक है, उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में ये होता है। ठीक है, जो कि भारत की अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज किन दो नदियों के संगम पर बना है? देखिए गंगा नदी और महानंदा नदी के संगम पर फरक्का बैराज बना हुआ है। फरक्का बैराज से गंगा नदी किन जलधाराओं में बट जाती है? हुगली और पद्मा में बट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? देखिए हुगली नदी की ये दामोदर नदी, जो कि सहायक नदी है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये छोटा नागपुर पठार से होता है। नदियों से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों द्वारा किया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? कुल 5 राज्यों में है। 5 राज्यों का नाम भी याद रखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्यों में गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी ही, पहली है गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। गोदावरी नदी किस केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है? ये पांडिचेरी से गुजरती हैं। प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? देखिए दामोदर नदी में बहुत प्रदूषण है, इस वजह से ये जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। उद्गम इसका है छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में है। ठीक है, भारत की कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती हैं? देखिए नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये 3 नदी का नाम आपको याद रखना है, जो कि भ्रंश घाटी से बहती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश है, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी, जो कि उद्गम है सतपुड़ा की पहाड़ी है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, उद्गम स्थल भी याद रखिएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। भारत में बहने वाली कौन सी नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? देखिए नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये 3 नदी आपको याद रखना है, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? मुल्ताई वेतुल, जो कि मध्य प्रदेश में यहाँ ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी ज्वारमुख सेंचुरी का निर्माण करती है? देखिए, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये 3 नदी का नाम आपको याद रखना है, जो कि सेंचुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। ये 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ठीक है, डेल्टा पूछेगा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2 बार ध्यान से देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ज्योग्राफी के ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।